गरीब की जादुई तारों की दुनिया। बहुत समय पहले की बात है। शहर से बहुत दूर छोटे से गांव के पीछे जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी में हिमांशी अपनी माँ निर्मला के साथ रहती थी। हिमांशी के पिता की मृत्यु हाल ही में हुई थी और उसकी माँ गर्भवती थी। हिमांशी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करके अपना और अपनी माँ का गुजारा करती थी। ये काम पहले निर्मला किया करती थी, परंतु उसके गर्भवती होने के बाद हिमांशी ने लोगों के घरों में जाकर काम करना शुरू कर दिया। एक बार की बात है, हिमांशी की माँ निर्मला बाल्टी उठाकर नलके से पानी भरने जा रही थी। तभी हिमांशी अपनी माँ से कहती है, अरे अरे, ये क्या कर रही हो आप माँ? छोड़ो बाल्टी को, लाओ मुझे दो, मैं नलके से पानी लेकर आती हूँ। क्या क्या करेगी तू बेटी? वैसे ही पूरा दिन तू लोगों के घरों में काम करती रहती है और अब मेरी वजह से तू ये सब भी करेगी? तो क्या हुआ माँ, आप मेरे भाई या बहन को जन्म देने वाली हो। अब अपने भाई बहन की खातिर अगर मैंने थोड़ी ज्यादा मेहनत कर भी दी तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बेटी। अब मुझसे हमारी ये हालत और नहीं देखी जाती। हमें कहीं और चलकर रहना चाहिए। यहाँ मेरे साथ साथ तुझे भी बहुत परेशानी होती है। पानी लेने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है। और तो और अपनी झोपड़ी के सामने कितना घना जंगल है। दिन रात यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए। कह तो आप बिल्कुल सही रही हो माँ, लेकिन हम लोग यहाँ रहते हैं, उसके कोई पैसे नहीं लगते। अगर कहीं और रहेंगे तो हमें किराया देना पड़ेगा और लोगों के घरों में सफाई करके तो हमारा खाने पीने का भी इंतजाम बड़ी मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में कहीं किराए पर कमरा कैसे लेंगे माँ? इतना कहकर हिमांशी बाल्टी उठाकर नलके से पानी भरने के लिए चल देती है। हिमांशी अपनी माँ और घर को लेकर काफी परेशान रहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो उन्हें बहुत सारी खुशियाँ दे, पर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। वैसे माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, ये जगह रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। हे भगवान, क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि अपनी माँ को तारों पर लेकर जाऊंगी और वहीं रहूंगी, लेकिन यहाँ तो पृथ्वी पर ही ढंग का घर नहीं मिल रहा है। कुछ दिनों में मेरी बहन या मेरा भाई भी इस दुनिया में आने वाला है। क्या उसका नसीब भी मेरी तरह ही होगा? ये सब सोचकर हिमांशी की आंखों में आंसू आ गए और वो नलके के पास ही अपना सिर पकड़कर बैठ गई। असल में हिमांशी की झोपड़ी जिस जगह पर थी वो जगह काफी सुनसान था। वे लोग गांव के पीछे बसे एक जंगल के बाहर रहते थे, जहां पर सुख सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं था। कुल मिलाकर हिमांशी और उर्मिला बड़ी मुश्किलों में अपनी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन अब सवाल हिमांशी के आने वाले भाई या बहन का था, इसलिए हिमांशी को अब कुछ तो करना ही था। नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं? हे भगवान, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। हिमांशी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी कि तभी उसे किसी के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दी। हिमांशी उस आवाज की ओर बढ़ी तो उसने देखा कि वो आवाज तो जंगल के अंदर से आ रही है। आवाज तो जंगल के अंदर से आ रही है। क्या मेरा जाना सही होगा? लेकिन लगता है कोई भारी मुसीबत में है। अगर मैं नहीं गई तो बेवजह किसी की जान चली जाएगी। मुझे जाना चाहिए। इतना सोचकर हिमांशी बिना कुछ सोचे समझे जंगल के अंदर चली जाती है। आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। लगता है ये मेरा वहम था। टेंशन के कारण मैं बौखला गई हूँ। मुझे वापस जाना चाहिए। ऐसा सोचकर हिमांशी वापस जाने लगती है। तभी उसे वो आवाज दोबारा से आती है, बचाओ मुझे, तुम मुझे बिना बचाए इस तरह नहीं जा सकती हो। हिमांशी एकदम से पीछे की ओर देखती है। कौन हो तुम और कहाँ हो? तुम तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रही हो, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? तुम इधर पेड़ के पीछे देखो। पेड़ के पीछे एक कांच की बोतल रखी हुई है, मैं उसी में से बोल रही हूँ। हिमांशी ने जब पेड़ के पीछे जाकर देखा तो वहाँ सच में एक कांच की बोतल पड़ी हुई थी, जिसमें एक परी कैद थी। ये सब क्या है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? तुम तो परी जैसी लग रही हो। मैं परी ही हूँ और तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। ये सब सच है। मुझे एक जादूगरनी ने इस कांच की बोतल में कैद कर दिया था। इस बोतल के अंदर आने के बाद मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही है और न ही मेरी जादुई छड़ी की शक्तियाँ काम कर रही है। तुम भली लड़की लग रही हो, मेरी मदद कर दो। मुझे इस बोतल की कैद से आजाद कर दो। लेकिन मैं तुम्हें इस बोतल की कैद से बाहर कैसे निकालूं? क्या मैं इसे तोड़ दूं? नहीं नहीं,
तुम ऐसा मत करना, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुम साधारण तरीके से इस बोतल का ढक्कन खोल दो, मैं खुद ही बाहर निकल जाऊंगी। क्या बस इतना ही करना है? ये तो मैं आसानी से कर दूंगी। हिमांशी ने वैसा ही किया जैसा उस परी ने कहा। उसने पहले कांच की बोतल अपने हाथों में उठाई और फिर उसका ढक्कन खोल दिया। इसके साथ ही वो परी उस बोतल से बाहर आ गई और वह हिमांशी से बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम नहीं जानती हो कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। नहीं परी जी, ये तो बहुत ही आसान कार्य था। ये काम तो कोई भी बड़ी आसानी से कर सकता था। नहीं हिमांशी, ये काम कोई भी आसानी से नहीं कर सकता था। उस दुष्ट जादूगरनी का जादू बस वही इंसान तोड़ सकता था जिसका दिल साफ हो, जिसने कभी किसी का बुरा ना किया हो। अगर तुम्हारे दिल में कोई खोट होती तो तुम उस बोतल का ढक्कन नहीं खोल पाती। तुमने मुझे उस बोतल से आजाद करके ये साबित कर दिया कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और इसके लिए तुम्हें इनाम तो जरूर मिलना चाहिए। तुम मुझसे मांगो, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। सच में? मैं जो मांगूंगी तुम मुझे दोगी? हाँ हाँ, एक बार बोल कर तो देखो। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी माँ और होने वाले भाई या बहन के साथ एक आलीशान घर में रहूँ, जहाँ हमें किसी भी चीज की कमी ना हो। हर काम मेरे सोचते ही हो जाए, जो भी चाहूँ वो झट से मेरे सामने आ जाए। और हाँ, मेरा ये आलीशान घर यहाँ पृथ्वी पर नहीं बल्कि सबसे दूर तारों पर होना चाहिए। हिमांशी बिना सांस लिए बोलती गई और परी चुपचाप उसकी सारी बातें सुनती गई। क्या कहा तुमने? तारों पर? तुम सच में तारों पर रहना चाहती हो? एक बार फिर से सोच लो। इसमें सोचना क्या है? मैं चाहती हूँ कि तारों पर जाकर मुझे कोई काम ना करना पड़े, ना पैसे कमाने का झंझट हो और ना ही मेरी माँ को घर का कोई काम करना पड़े, और मेरी बहन या मेरा भाई जो भी हो वो वहाँ तारों पर ठाठ से रहे। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। इतना कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई और उसके साथ ही हिमांशी और उसकी माँ सीधे तारों पर पहुँच गए। तभी हिमांशी की माँ बोली, हे भगवान, मैं अचानक से यहाँ कैसे आ गई? शुक्र है बेटी कि तू भी यहीं पर है, लेकिन तू तो पानी लेने गई थी ना, पानी की बाल्टी कहाँ है? अरे माँ, उस टूटी फूटी बाल्टी का ख्याल करना छोड़ दो, जरा अपने आसपास तो देखो। आपको ये जगह कुछ अलग नहीं लग रही? हाँ, लग तो रही है। अभी तो दिन का समय था, इतनी जल्दी रात कैसे हो गई? और ये जमीन इतनी चमक क्यों रही है? बेटी, मुझे तो यहाँ बड़ा डर लग रहा है। तुम्हें पता है बेटी, मैं तो भगवान का ध्यान कर रही थी। जब आँख खुली तो यहाँ पर तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। अब बता मुझे, ये कौन सी जगह है? हम यहाँ पर कैसे आए? और ये सामने जो इतना बड़ा घर है, ये किसका है? उसके बाद हिमांशी अपनी माँ को सारी बात बताती है और उसके बाद वो दोनों उस आलीशान घर में जाते हैं। पूरे घर में उनके सिवा और कोई भी नहीं था, लेकिन उन दोनों की जरूरत की सारी चीजें वहाँ पर मौजूद थी। माँ, अब हम दोनों मिलकर यहाँ पर ऐश की जिंदगी बिताएंगे। मेरा भाई या मेरी बहन जो भी पैदा होगी यहाँ पर राजकुमार या राजकुमारी की तरह रहेगी। अब हमें ना तो कोई काम करने की जरूरत है और ना ही किसी चीज की चिंता करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर तो बेटी सिर्फ हम दोनों ही हैं। हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पर हम दोनों अकेले कैसे अपनी जिंदगी बिताएंगे? ओहो माँ, आपको समझाना भी बहुत मुश्किल है। आप सितारों पर हो माँ, सितारों पर। जरा सोच कर देखो। बात वो नहीं है बेटी, लेकिन जरा एक बार अपने होने वाले भाई या बहन के बारे में तो सोच। क्या वो सारी जिंदगी सिर्फ हम दोनों को देखकर बड़ा होगा? यहाँ पर हम दोनों के अलावा कभी कोई रहने नहीं आएगा। तो आखिर हम कब तक इस ऐशो आराम के साथ यहाँ खुश रह पाएंगे? हाँ, मुझे आराम चाहिए था, लेकिन इतना नहीं कि जिंदगी का मजा ही खत्म हो जाए। लेकिन वहाँ पृथ्वी पर कितनी मुश्किलें हैं माँ, आपको याद है ना? मुझे सब याद है बेटी, और मैं ये भी जानती हूँ कि हम लोग आज नहीं तो कल अपनी मुसीबतों का हल ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन माँ, हम चाह कर भी अब इस घर और इस तारों की दुनिया को छोड़कर वापस पृथ्वी पर नहीं जा सकते। उस परी से मैं बस एक ही इच्छा मांग सकती थी, जो मैं पहले ही मांग चुकी हूँ, और अब वो परी कहाँ है मैं तो ये भी नहीं जानती। इतना कहकर हिमांशी उदास हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वही परी प्रकट होती है और वो हिमांशी से कहती है, परेशान मत हो हिमांशी, मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम्हें ये तारों की दुनिया रास नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारी इच्छा को तो मुझे पूरा करना ही था। तुम्हारी माँ ने बिल्कुल सही कहा, तुम और तुम्हारा परिवार पृथ्वी पर ही खुश रह सकते हो। तो बोलो, अब तुम क्या चाहती हो?
तारों की दुनिया का ये आलीशान महल या पृथ्वी की वो टूटी फूटी झोपड़ी। दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर पृथ्वी जाने को कह दिया। उनके ऐसा कहते ही परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उसके साथ ही दोनों माँ बेटी वापस पृथ्वी पर पहुँच गए। लेकिन इस बार काफी कुछ अलग था। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह पर एक पक्का मकान था और घर के पास में ही एक नलका लगा हुआ था। उन दोनों के लिए ये सब उस परी ने ही किया था। ये बात वो दोनों माँ बेटी भी समझ चुके थे। अब वो अपने उसी घर में मेहनत करके कमाने खाने लगे, क्योंकि उन्हें अपने सपनों का घर मिल गया था। कुछ दिन बाद निर्मला ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और बेटे के थोड़ा बड़े होने के बाद वो भी काम पर जाने लगी। इस प्रकार वो परिवार मेहनत करके अपना गुजारा हंसी खुशी व्यतीत करने लगा। पापी बाप और जादुई फ्रॉक। आगरा शहर में तान्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। तान्या के पिता मनोहर एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे और माँ शोभा हाउसवाइफ थी। उनका जीवन हंसी खुशी बीत रहा था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वहीं तान्या पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। वो एक प्राइवेट स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। लेकिन एक दिन उनकी सारी खुशियाँ पल भर में बिखर गयी। जब ऑफिस से लौटते वक्त तान्या के पिता मनोहर को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। अचानक पति के गुजर जाने के बाद शोभा बिल्कुल अकेली हो गई थी। वो सारा दिन भर उदास बैठी रहती। हालांकि मनोहर अपनी पत्नी शोभा और अपनी बेटी तान्या के लिए पैसा और प्रॉपर्टी छोड़ गए थे, लेकिन फिर भी शोभा अपने पति का इस तरह चले जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। मनोहर जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी में मनोहर का बचपन का दोस्त किशोर काम करता था। मनोहर की मौत के बाद धीरे धीरे किशोर का घर पर आना जाना बढ़ता गया। साथ ही तान्या भी किशोर से काफी घुल मिल गई। फिर एक दिन किशोर ने शोभा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। पहले तो शोभा तैयार नहीं हुई, लेकिन अपनी बेटी तान्या के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शोभा ने किशोर से शादी कर ली। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे किशोर का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। जब भी तान्या किशोर के पास आती, तब किशोर डांट कर उसे भगा दिया करता। एक दिन किशोर ने तान्या को बहुत बुरी तरह डांटा तो शोभा ने गुस्से से कहा, आप कैसे पिता हैं? आपने तो कहा था आप तान्या को सगी बेटी की तरह प्यार करेंगे, लेकिन आप तो सारा दिन भर उसे डांटते रहते हैं। अगर ऐसे ही रहा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। शोभा की बात सुन उस समय किशोर ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। अब अक्सर किशोर और शोभा के बीच झगड़ा होने लगा। दोनों को झगड़ते देख तान्या को बहुत दुख होता और अपने कमरे में जाकर रोने लगती। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। फिर एक दिन एक दुर्घटना घटी। तान्या जब स्कूल से घर लौटी तो उसे खबर मिली कि उसकी माँ शोभा की सीढ़ियों से पैर फिसलने से गिरकर मौत हो गई। ये खबर सुनते ही तान्या के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ, तुम मुझे छोड़कर चली गई। मुझे भी अपने पास बुला लो ना माँ। वहीं दूसरी ओर किशोर ने शोभा की मौत के बाद तान्या पर और भी जुल्म करने लगा। जरा जरा सी बात पर वो तान्या को मारने लगा। ऐसे ही एक दिन, तान्या कहाँ मर गई? इधर आ, ऑफिस जाने के लिए मुझे लेट हो रहा है। क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा? किशोर की आवाज सुन तान्या बिस्तर से उठी और धीरे धीरे कदमों से अपने सौतेले पिता किशोर के पास जाने लगी। दरअसल तान्या को बहुत तेज बुखार था। उसे देखते ही किशोर तिलमिलाते हुए बोला, आ गई महारानी, मुझे नाश्ता कौन देगा? वैसे ही मुझे ऑफिस जाने में बहुत लेट हो रहा है। पिताजी, नाश्ता तो मैंने आज बनाया ही नहीं। क्या कहा? तूने नाश्ता नहीं बनाया? कामचोर कहीं की। पिताजी, दरअसल आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बहुत तेज बुखार है। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। चक्कर आ रहे हैं। ये सुनकर किशोर तिलमिलाते हुए बोला, लगता है आज भूखे ही काम पर जाना पड़ेगा। जैसी माँ वैसी बेटी, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। ये कहते हुए किशोर जोर का तान्या को धक्का देते हुए ऑफिस चला गया। वहीं तान्या का सिर दीवार से टकरा गया और सिर से खून निकलने लगा। तान्या की आंखें आंसुओं से भर गई। भगवान जी, किस गलती की सजा आप मुझे दे रहे हैं? पहले पिताजी को आपने अपने पास बुला लिया, फिर माँ को। मुझे यहाँ किसके भरोसे छोड़ गए आप? मुझे भी बुला लीजिए ना अपने पास। मुझे अब यहाँ नहीं रहना। इतना कहकर तान्या घर से बाहर भटकते हुए जंगल की ओर चली गई और वहाँ नदी किनारे बैठकर अपने माता पिता को याद करने लगी। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? कल रात तेज तूफान आने की वजह से मेरी झोपड़ी टूट गई है। क्या तुम मेरी झोपड़ी बनाने में मेरी मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं अम्मा।
इतना कहकर तान्या अपना दुख भुलाकर बूढ़ी अम्मा की मदद करने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद जंगल से सूखी लकड़ियाँ और घास फूस इकट्ठा कर तान्या ने बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी कुछ ही घंटों में दोबारा से बनाकर तैयार कर दी। लीजिए अम्मा, आपकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। अब आप अपनी झोपड़ी में आराम से रहना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ये कहते हुए तान्या उदास मन से वहाँ से जाने लगी। तभी बूढ़ी औरत बोली, रुको बेटी, तुम बहुत ही दयालु और अच्छी लड़की हो। तुमने मेरी मदद की, उसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कहते हुए बूढ़ी अम्मा एक सुंदर परी में बदल गई और अपनी जादुई छड़ी घुमाते हुए बोली, बेटी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मुझे पता है कि तुम बहुत ही परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई फ्रॉक दे रही हूँ। इस जादुई फ्रॉक की मदद से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ और डरना बिल्कुल नहीं, हिम्मत से काम लेना। ये जादुई फ्रॉक है ना तुम्हारे साथ? इतना कहकर परी अदृश्य हो गई। परी की बात मानकर तान्या जादुई फ्रॉक लेकर घर लौट गई। परी का दिया हुआ फ्रॉक बहुत ही सुंदर था, इसलिए तान्या से रहा नहीं गया और वो फ्रॉक पहनकर अपने आप को आईने में देखने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर किशोर था। वो दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। अरे, क्या इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में? जल्दी से दरवाजा खोल। अपने सौतेले पिता किशोर की आवाज सुन तान्या ने फटाफट से आकर दरवाजा खोला। घर में दाखिल होते ही किशोर ने कहा, अरे, दरवाजा किसने खोला? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। बड़ी अजीब बात है। वैसे भी आज पूरा दिन ऑफिस में बेकार ही गया। चलो चलकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ये कहते हुए किशोर अपने कमरे में चला गया। तभी दरवाजे पर खड़ी तान्या मन ही मन बोली, मैं पिताजी को दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैं तो इनके सामने ही खड़ी हूँ। आखिर माजरा क्या है? ये बोलकर तान्या अपने कमरे में लगे आईने के सामने जब खड़ी हुई तो अपने आप को आईने में ना देखकर चौंक गई। अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं दिखाई क्यों नहीं दे रही? फिर तान्या को समझते हुए देर नहीं लगी कि ये सब जादुई फ्रॉक का कमाल है। उसके बाद तान्या ने जादुई फ्रॉक उतारकर अलमारी में रख दिया। इतने में किशोर के चिल्लाने की आवाज आई। तान्या, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ। जल्दी इधर आओ। मैं किचन में बर्तन धो रही थी। बर्तन धो रही थी या आराम फरमा रही थी? चल जा, मेरे लिए एक कप गर्म कॉफी बना कर ला। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। तान्या दरवाजा खोलने जा ही रही थी कि तभी किशोर बोला, तुम जाओ और मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। दरवाजा मैं खोल देता हूँ। इतना कहकर किशोर ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर मॉडर्न वेशभूषा में एक सुंदर महिला खड़ी थी। उस महिला को देख किशोर खुश होते हुए बोला, अरे, तुम यहाँ अंदर आओ टीना। हाँ, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तभी तान्या एक कप गर्मा गर्म कॉफी लेते हुए आई। पिताजी, ये रही आपकी कॉफी। पर ये आंटी कौन है? ये मेरी ऑफिस में काम करती है। कुछ इम्पोर्टेंट वर्क डिस्कस करने के लिए यहाँ आई है। तुम जाओ यहाँ से और अपने कमरे से बाहर मत निकलना जब तक मैं ना कहूँ, समझी? तान्या चुपचाप अपने कमरे में चली गई और मन ही मन सोचने लगी, इस आंटी की शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है। कहीं तो इन्हें देखा है। अरे हाँ, याद आया, जब मेरी माँ जिंदा थी तब एक दिन जब मैं स्कूल से घर लौट रही थी तब मैंने पिताजी को इस आंटी के साथ मार्केट में शॉपिंग करते हुए देखा था और आज ये घर पर भी आ गई। लगता है कोई और बात है, मुझे पता लगाना होगा, लेकिन कैसे? अरे हाँ, जादुई फ्रॉक किस काम आएगा? इतना कहकर तान्या ने फौरन जादुई फ्रॉक पहना और बिना समय गवाए किशोर के कमरे में गई और चुपचाप उन दोनों की बातें सुनने लगी। माय स्वीट हार्ट, कुछ दिन और रुक जाओ। हम दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। लेकिन कब? ये तुम 1 महीने से मुझसे कहते आ रहे हो। टीना, तुम्हें तो पता ही है, ये सब मैं हम दोनों के फ्यूचर के लिए ही तो कर रहा हूँ। मैंने प्रॉपर्टी के लिए शोभा से शादी की थी और एक मौका पाकर शोभा को सीढ़ियों से धक्का देकर उसे एक हादसे का रूप दे दिया। लेकिन शोभा ने पहले ही सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर दी। अब मैं तान्या को उसकी माँ की तरह मारकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूँगा। हा 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 हा। तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मैं ज्यादा वेट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। ये सब सुनकर तान्या को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और रोते हुए वापस अपने कमरे में आई। इसका मतलब मेरी माँ का कत्ल हुआ है, वो भी इस इंसान ने किया है जिसे मैं पिता कहती हूँ। छी, कोई इतना हद तक कैसे गिर सकता है? मैं सोच भी नहीं सकती। आखिर मेरी भोली भाली माँ ने इनका क्या बिगाड़ा था? मैं अपने माँ के कातिल को सजा दिला कर ही रहूंगी।
ये कहते हुए तान्या कुछ सोचने लगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि अपना गुनाह खुद कबूल करे। मिल गया आइडिया। मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ और उनसे कहती हूँ मैंने अपनी माँ का खून होते हुए देखा है। उसके बाद तान्या चुपचाप बिना बताए पुलिस स्टेशन चली गई और पुलिस तान्या के बयान के आधार पर उसके घर पहुँची। यू आर अंडर अरेस्ट। हम तुम्हें तुम्हारी पत्नी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। कत्ल? मैंने अपनी पत्नी का कत्ल नहीं किया। हमारे पास जीता जागता सबूत है। तुम्हारी बेटी तान्या ने कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैंने शोभा का कत्ल किया था तब तान्या उस वक्त स्कूल गई हुई थी। अरे ये मैंने क्या कह दिया। देखें इंस्पेक्टर, आपने कातिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आप मेरी माँ के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा देना, यही मेरी विनती है। अब तुम चलो मेरे साथ। तुम बाकी की जिंदगी जेल में बिताना। अरे टीना प्लीज मुझे बचा लो। मैं जेल में चक्की नहीं पीसना चाहता। तो इसमें मैं क्या करूं? सब तुम्हारा ही किया धरा है। अब तुम ही भुगतो, मैं तो चली। फिर पुलिस किशोर के हाथों में हथकड़ी लगाकर पुलिस स्टेशन ले गई और कत्ल करने के जुर्म में किशोर को उम्र कैद की सजा हुई। इस तरह तान्या ने जादुई फ्रॉक की मदद से अपनी स्वर्गवासी माँ को इंसाफ दिलाया।